अकेडमी के 38 सेशन के अंदर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसन विर्क एडवोकेट हाज़िर हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका हम बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ बिलाल एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना अलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना इलैना इयाबहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं तमाम हाज़िरीन से गुजारिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। सल्ले अला मुहम्मद व सल्ले अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के अंदर हम टैक्स के मुतालिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। पीछे हमने फ़िनांस बिल को 4 लेक्चर्स में कवर किया, फिर फ़िनांस एक्ट की तरामीम को कवर किया, इंपॉर्टेंट चेंजेस को कवर किया। तो अभी हम जो है सेक्टर वाइज, जिसका पहला लेक्चर लास्ट जो थर्सडे था हमने फार्मास्यूटिकल के हवाले से वो सरमन साहब ने डिलीवर किया, और आज का हमारा मौजूद स्टील सेक्टर, और इससे आइंदा भी हम अपने जो नेक्स्ट अभी कुछ सेशंस हैं वो सेक्टर वाइज अपना फोकस रखेंगे। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हम दूसरे टॉपिक्स और दूसरी मौज़ूआत की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह फार्मास्यूटिकल में सर ने हमें डिटेल से गाइड किया कि सेल टैक्स के हवाले से फार्मास्यूटिकल की क्या लीगल हिस्ट्री, ड्रग्स एक्ट में हिस्ट्री या बाकी, तो आज स्टील सेक्टर के हवाले से भी हम सर से पूछते हैं कि इसकी जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, कभी इसको जो है वो फेडरल एक्साइज में भेज दिया गया, कभी इसको फिक्स्ड एक स्पेशल प्रोसीजर में रखा गया, कभी इसको नॉर्मल में ले आए, कभी इसके लिए लहदा शेड्यूल सेल टैक्स एक्ट में ले आए। तो सारी जो इसके मतलब लॉज हैं, हिस्ट्री है स्टील सेक्टर की, उसके मतलब रहनुमाई हासिल करने के लिए मैं सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और आके हमें इस पर तफसीली रहनुमाई फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो विद रिगार्ड टू स्टील सेक्टर है। तो स्टील सेक्टर की हिस्ट्री जो है उसमें हम इसको 3 फेजेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स वाले के लिए मेरा टाइम नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले जो स्टील सेक्टर है इसके लिए सेक्शन है 71 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 है, और उस ओवर राइडिंग सेक्शन है 71 को। नॉर्मली जो सेल टैक्स चार्ज होता है वो अंडर सेक्शन 3 होता है। डिफरेंट सेक्टर वहाँ भी स्पेसिफाइड है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। तो 2007 में इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 71 ओवर राइडिंग सेक्शन है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोसीजर रूल्स जो हैं, सेल टैक्स प्रोसीजर रूल्स जो हैं 2007 वो अनाउंस किए, और उसमें से कुछ सेक्टर जो हैं उन पे स्पेशल प्रोविजन उसमें अनेक्ट किए, जिसके तहत उसमें टैक्स लेवी किया, कलेक्शन का प्रोसीजर और प्रोसेस का प्रोसीजर वो डाला। तो उसमें इसको एक्सरसाइज करते हुए अब बोर्ड है, पहले इसमें यहाँ बोर्ड की जगह फेडरल गवर्नमेंट होता था, तो बाद में बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट
prescribed special procedure for the scope and payment of tax, registration, bookkeeping, invoicing requirement, return in respect of such supply as may be specified। तो पूरा प्रोसीजर जो है स्पेशलाइज सेक्टर जो है, जिसमें इसमें रिटेलर भी था पहले, इसमें जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो भी था, और कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जैसे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक हैं वो भी थी, POL भी था, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी थी, और भी बहुत सी थी, तो और स्टील सेक्टर भी उसी में से था। तो इसके तहत वो स्पेशल कंप्लीट प्रोसीजर उसके एनेक्ट हुए फेडरल गवर्नमेंट ने, और उसमें स्कोप पेमेंट का प्रोसीजर भी, लेवी का भी, रजिस्ट्रेशन का भी, इनवॉइसिंग का भी, और साथ साथ रिटर्न कब फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी, उसके प्रोसीजर भी उसी रूल में दिए गए। तो इस नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेन एक्ट एंड लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एनी डिसीजन कोर्ट और ट्रेड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ये वो एटसेट्रा। तो पहले यहाँ ओवरराइडिंग सेक्शन लिखा होता था, अब चेंज हो गया। तो इसके तहत स्पेशल प्रोसीजर रूल बने। तो स्पेशल प्रोसीजर रूल में एक चैप्टर अलहदा स्टील सेक्टर के लिए डाला गया, वो चैप्टर 11 है। बेटा खोलें, सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल 2007। ये वाला चैप्टर है, इसको इधर ही रखें, चैप्टर 11। ये स्पेशल चैप्टर 11 को अगर आप देखें तो ये है स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ सेल टैक्स बाय स्टील मेल्टर, री-रोलर एंड शिप ब्रेकर्स। तो वैसे तो स्टील सेक्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें से तीन एरिया जो हैं, जो स्टील मेल्टर्स हैं, जो स्क्रैप से बिलेट और इंगट बनाते हैं वो, या जो बार जो सरिया जिसको हम कहते हैं वो वाला सरिया वो बनाते हैं वो, या शिप ब्रेकर्स हैं, इसमें वो कवर हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील है, या कोई ऑटो पार्ट स्टील के बनते हैं, या कुछ स्टील फर्नीचर बनता है, या स्टील पाइप बनते हैं, या और कोई प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें कवर नहीं है। तो हम प्रोसीजर इसमें देखेंगे कि इसमें से कौन से कवर्ड हैं और उसका प्रोसीजर ऑफ टैक्सेशन किस तरह किया गया है। तो इसमें उसी को बेटा रखते तो हम पहले रिव्यू कर लेते फिर आगे चलते। इसमें सबसे पहले तो अप्लीकेबिलिटी है कि ये अप्लीकेबल किस पे होगा, और उसके बाद पेमेंट का प्रोसीजर, मिनिमम वैल्यू एडिशन है, टैक्स ऊपर करना। पहले अप्लीकेबिलिटी है कि किस पे अप्लीकेबल होगा, इसमें कौन कौन से एरिया कवर्ड होगा, कौन से स्टील सेक्टर में से कौन कौन सी प्रोडक्ट या कौन कौन सा एरिया है, वो मेल्टर है जैसे स्टील रोलर है या शिप ब्रेकर है, 3 इसमें कवर्ड थे। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन इसकी वही वाली होगी या अलहदा कोई करवाना पड़ेगी। इस तरह पेमेंट ऑफ टैक्स का क्या प्रोसीजर होगा, स्टील मेल्टर एंड ऑपरेटिंग सेल्फ जनरेट, अगर खुद ही बिजली जनरेट करते हैं तो उस बेसिस पे होगा, तो फिर क्या होगा, स्टील मिल ऑपरेटिंग बाय शुगर मिल और अदर पर्सन यूजिंग सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, इनवॉइसिंग सिस्टम और रिटर्न का फाइल होगी, रिकॉर्ड क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टील प्रोडक्ट क्या होगा। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पाकिस्तान स्टील मेल्टर एंड एसोसिएशन, उनकी क्या होगी, मॉनिटरिंग कमेटी होगी, ऑप्शन टू पे सेल टैक्स ऑन अलार्म बेसिस है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ यूनिट एंगेज इन एक्सपोर्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट यूनिट है। तो ये इसमें सारा स्टील सेक्टर का है। तो अब हम पहले आके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो स्टील मेल्टर और री रोलर और शिप ब्रेकर हैं उस पर ये एप्लीकेबल था। इसमें जो प्रोसीजर था पेमेंट का, ओरिजिनली जो पेमेंट का प्रोसीजर आया वो इसमें सेक्शन 58H था। 58H के तहत ये स्टील मेल्टर, री रोलर जो हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो कंज्यूम हुए हैं उस बेसिस पे टैक्स देना था। तो वो उसका फाइनल डिस्चार्ज था। पहले 4 रुपये 75 पैसे था, फिर 6 हुआ, फिर आगे 8 हुआ, फिर 10 हुआ, 10.5 हुआ, फिर 13 तक चला। तो ये स्पेशल प्रोसीजर रूल के तहत इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपने जितने कंज्यूम हुए हैं और पर यूनिट के हिसाब से 7 रुपये या 5 जो भी रेट था, हर डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट रेट रहा है। 4.5 से लेके 4.75 से लेके 6-7 आनवर्ड डिफरेंट ईयर में टैक्स पीरियड में चलता रहा। तो आपने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते थे, आपका बिल था, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कनेक्शन था, उसके मुताबिक ये कैलकुलेशन होती थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही आप पेमेंट कर देते थे, तो वो आपको फाइनल डिस्चार्ज था। तो ये जो अप्लीकेबिलिटी है
कि ये एक फिक्स टैक्स कह लें या फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी कह दें, तो ये चैलेंज हुआ इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो जजमेंट थी हाजी सुल्तान केस, तो उसमें इसको चैलेंज हुआ, तो इसको फिर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो हाजी सुल्तान का है, इसमें आखिरी पैरे देख लें, आखिरी ये ऊपर वाला 28 देखें, इसमें उन्होंने आखिरी पैरों में इसको इसी SRO की जो वायरिंग थी चैलेंज हुई, तो इसको फिर स्ट्राइक डाउन कर दिया। एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी टैक्स कैन नॉट बी वर्कड एज ए स्टॉपल, इट हैज बीन हेल्ड इन ए नंबर ऑफ दैट Constitution cannot be defeated as such plea as cause of which is recurring as such transaction give fresh cause. Further tax can be levied under the authority of law. Mere convenience of tax law in recovering tax liability is no ground to deviate from the substantive provision of responses. Instead of streamlining the system of recovery, have adopted indirect method of impugned levy by changing the statutory yardsticks. Such procedure is not constitutionally possible. Record, however, consider consumption of electricity in manufacturing sector to deduct tax fraud, but it cannot be used to create a चार्ज ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। उन्होंने कहा ये तरीक़ेकार जो है वो सही नहीं। फार द गोइंग इससे पिछला भी पैरा था एक, जिसमें उन्होंने ये सही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने कहा कि यूनिट, इसमें एक SRO भी इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि 800 जो यूनिट हैं वो 1 टन के बराबर हैं, तो प्रोडक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने उसको भी डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा जी 800 यूनिट जो हैं, जो थिक स्मॉल थिक की जो हैवी गेज वाली जो होगी उसमें कम यूनिट लगता है और लो पे हायर लगता है, तो इसलिए वो जो 800 वाला यूनिट है वो वर्केबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो इसलिए वो SRO का जो 800 यूनिट पर टन की है वो भी जो रीजनेबिलिटी में या उसमें फॉल नहीं करता। Revenue have worked out electricity consumption on various products at a uniform formula of 800 unit for production of 1 metric ton of steel। दूसरा उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म फार्मूला तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्रैप आपका हाई क्वालिटी का भी हो सकता है, लो का भी हो सकता है, तो आप यूनिफॉर्म या फिक्स रेट कैसे लगा सकते हैं कि 800 यूनिट हो गए तो उससे 1 टन ही बनेगा, 700 भी हो सकते हैं, किसी के 900 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो उनका ये फार्मूला जो है ये भी सही नहीं है, ये द फैक्ट है, जो एक रियल फैक्ट है। द रेवेन्यू हैज़ इग्नोर द material fact that product of lesser gauge consume more electricity for its purpose as against product of thick gauge. The impact of price variation and fluctuation of rate has also been ignored। तो वो भी इग्नोर किया। तो इसलिए ये वाला जो फिक्स टैक्सेशन थी कि 6 रुपये इलेक्ट्रिसिटी रेट पे लगेगा या 800 यूनिट होगा, तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। तो इस तरह उन्होंने इसको ये जो 58H है इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन के बाद यही केस फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने FBR ने इसी को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट को एंड पे फिर उन्होंने विदड्रॉ कर लिया विद द अमेंडमेंट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसी प्रोसीजर रूल्स में आप ऑप्शन दें इनको कि या ये जो फिक्स देना चाहे फिक्स दे ले, या नॉर्मल ला के जाए तो जाना चाहता है तो नॉर्मल दे। आप इसमें जो ये मैंडेटरी आप नहीं कर सकते कि आप इलेक्ट्रिसिटी रेट पे ही आप टैक्स दें और 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब ही जो यूनिट यूज़ हुए हैं उसके मुताबिक दें। तो इनको ऑप्शन दें, चाहे तो नॉर्मल ला जो है आप सेक्शन 3 वाला इनपुट आउट वाला वो अडाप्ट कर लें, या जो जाना चाहे ऑप्ट करना चाहे फिक्स टैक्स रजीम, ये अच्छी रजीम है अगर, तो ये फाइनल टैक्स रजीम वाली उनके लिए फेवरेबल है, बेनिफिशियल है टू द टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर इसको अडॉप्ट कर ले, आप ऑप्शन दे दें। तो ऑप्शन के लिए आप अलहदा रूल बनाएं। फिर उन्होंने इसमें एक सब रूल और जो है इसी का रूल बनाया 50MA खोले ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 58MA में उन्होंने फिर ऑप्शन दे दी कि जो सेल टैक्स है एड वैलोरम वैल्यू पे आपने देना है, जो आपकी वैल्यू वो फिक्स कर देंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में, और जो आपकी प्रोडक्शन में भी उन्होंने 800 यूनिट के हिसाब से यहाँ फिक्स की, बाद में वो भी चैलेंज हुई, वो भी ख़त्म होगी। फिर उनका नॉर्मल जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी उसके मुताबिक आप सेल करेंगे, सेल के मुताबिक इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट लेंगे। जो चाहे नॉर्मल के लिए उनका ही साल के शुरू में आप ऑप्शन देंगे तो 1 साल के लिए ऑप्शन चलेगी, जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन में रहेगा, जो नहीं ऑप्शन देगा वो फाइनल में चलेगा। इस तरह बहुत से लोगों ने 50MA की ऑप्शन दी, तो ऑप्शन के मुताबिक उसमें नॉर्मल इनपुट आउटपुट वाला जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो चलता रहा। इस तरह इसमें इनवाइसिंग सिस्टम का अपना था, रिटर्न भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के मुताबिक
28 तक की इसमें डेट थी, जो नॉर्मल डेट है उससे इसकी अलहदा होती थी क्योंकि बिल ही बाद में आते थे। इस तरह ये चला। फिर इसके बाद फिर सेल्फ जनरेटर के लिए 58 HBA जो है अलहदा HB चला, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा नॉर्मल स्कीम जो चाहे कर ले वो भी कर ले। इसके बाद फिर 58 MC जो कंपोजिट यूनिट हैं, जो बिलेट इंगट के अलावा भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्होंने कहा वो भी नॉर्मल में जाएंगे, वो भी इसमें नहीं होंगे। तो इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल और एक्चुअल दोनों वाला फिर चलता रहा। फिर इंपोर्ट जो करते हैं उनके लिए भी है। फिर उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिसिटी पे तो ठीक है यूनिट पे देते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ भी टैक्स लगता है, सेल टैक्स लगता है, तो उसकी क्या हो। फिर उसकी उन्होंने कहा जी आप एडजस्टमेंट ले लें, जो भी आपके बिल में लग के आएगा वहाँ उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लें, उतना आप उसमें से लेस करके बाकी पेमेंट कर लें। तो ये प्रोसीजर जो है चलता रहा। इसके बाद फिर मुस्तफ़ा पैक्स, बल्कि उससे पहले इकबाल झगड़ा जो है वो एक जजमेंट आई जो कि रूल 20 है विद रिगार्ड टू CNG। जो CNG पे जो नॉर्मल 16% टैक्स लगता था प्लस 9-10% उन्होंने और लगाया हुआ था एडिशनल टैक्स के, एक्स्ट्रा टैक्स दें तो आपकी फाइनल डिस्चार्ज होगी। वो फिर चैलेंज हुआ उसमें इकबाल झगड़ा में। तो उन्होंने कहा जी जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो एग्जेक्टिव्स हैं इनके पास पावर ही नहीं टैक्स लगाने की, लेवी की पावर या चार्जिंग की पावर फेडरेशन के पास है, बल्कि उन्होंने तो उसमें होल्ड किया कि ये पार्लियामेंट का काम है। तो ये सरेंडरिंग ऑफ वो फंडामेंटल लेजिस्लेटिव पावर है या एब्डिकेशन ऑफ फंडामेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शन है या उनका एक्सेसिव डेलीगेशन है, तो इलीगल है। उन्होंने उसके पैरा 29 और 30 है बेटा इकबाल झगड़ा 2013 SCMR। अच्छा है, चलो बहरहाल उसमें उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया और रूल जो 20 है विद रिगार्ड टू CNG था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बाद जब वो स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा सेक्शन 3 को अमेंड किया और उसमें फिर CNG के लिए अलहदा लेके आके उन्होंने कहा जी जो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है तो अब हम सेक्शन 3 में चेंज कर लेते हैं। जब चेंज किया तो उसको रिट्रांसपेक्टिव कर दिया, तो वो फिर चैलेंज हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट ने फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो उसके बाद फिर अब जितनी भी अमेंडमेंट आती हैं तो जितनी भी लेवी या चार्जिंग होती है, पहले वो चार्जिंग सेक्शन 3 में अमेंडमेंट होती है, वहाँ फंडामेंटल बेसिस जो चार्जेबिलिटी के कंसेप्ट जो होते हैं कि किस पर्सन पे लगेगा, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, क्या रेट होगा, वो पहले उस सेक्शन 3 में स्पेसिफाई किया जाता है और फिर आगे एग्जेक्टिव जो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फिर आगे उसके रूल देने। फंडामेंटल चीज़ें पहले चार्जिंग सेक्शन में आना ज़रूरी है। पहले जिसकी फंडामेंटल चार्जेबिलिटी के कंपोनेंट चार्जिंग सेक्शन में नहीं होंगे और डायरेक्टली कोई चार्ज एग्जेक्टिव करेगा या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, डायरेक्ट चार्ज होगी तो इलीगल और अल्ट्रा वायरिस और अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अब जितनी भी अमेंडमेंट आएंगी, जहाँ फिर इसके बाद फिर मुस्तफ़ा पैक्स में भी आया, उसमें फिर चैलेंज हुआ। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थी क्योंकि अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में भी 18 अमेंडमेंट के बाद, आर्टिकल 91 में फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, 98 में, 99 में और बिजनेस रूल्स में भी इसी तरह। तो वहाँ फिर इंटरप्रेट हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है, पहले प्राइम मिनिस्टर अकेला ही कर देता या सेक्रेटरी जो हैं या सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के जो हैं या सेकंड सेक्रेटरी या FBR ये टैक्स लेवी कर देते थे, वो सारे स्ट्राइक डाउन। उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। फेडरल गवर्नमेंट में तो उन्होंने कहा कैबिनेट है, अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर प्लस फुल जितने फेडरल मिनिस्टर हैं वो कैबिनेट को फेडरल गवर्नमेंट समझा जाएगा। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कैबिनेट जो है उसको समझा जाएगा, वो लेजिस्लेशन करेगी। तो मुस्तफ़ा पैक्स के बाद भी एक्सेसिव डेलीगेशन ये वो सारा कुछ डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का काम है, वो टैक्स लगाए। उसके बाद फिर उन्होंने ये वाले जो स्पेशल प्रोसीजर रूल्स जो हैं सारे के सारे ओमिट कर दिए, अबॉलिश हो गए। ये 2019 में स्पेशल प्रोसीजर रूल, इसमें कोई टोटल कितने चैप्टर है, मेरे ख्याल इसमें 13-14 चैप्टर थे। डिफरेंट जो स्पेशलाइज सेक्टर थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए और ये अब स्टील सेक्टर वाला जो है यहाँ से ख़त्म करके फिर सेल टैक्स में अलहदा कुछ नॉर्मल में चले गए, कुछ को फिर अलहदा वहाँ प्रोटेक्शन दी, कुछ रिटेल बेसिस पे लगा दिए गए और स्टील सेक्टर को यहाँ से सेल टैक्स में से उठा के फेडरल एक्साइज में ले गए। तो फेडरल एक्साइज में 2000 फाइनेंस एक्ट 2019 में ये स्पेशल प्रोसीजर सारे ख़त्म हो गए और इनकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, कुछ सेल टैक्स में चले गए, कुछ स्पेशल में। उधर सेक्शन 3 में उसकी प्रोसीजर दे दिया गया कि किस तरह करना है, आगे रूल फ्रेम कर दिए गए।
और जो ये स्टील सेक्टर है, स्टील सेक्टर को फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत और फेडरल एक्साइज जो एक्ट 2005 है उसमें अमेंडमेंट की गई। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन, वहाँ भी 3 सेक्शन है चार्जेबिलिटी का, उसमें 35A खोलें, 35A डाला गया एक। थ्री का 5A, बाकी उसी तरह रहने दिए। ये 35A डाला गया। इसमें कहा गया इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स specified in forces rule, the minimum production of month shall be determined on the basis of single or more input as consumed in the production process as per criteria specified in forces rule, and if minimum production so determined exceed the actual supply for the month, such minimum production shall be treated as a quantity supply during the month and liability to pay tax duty shall be discharged accordingly। तो यहाँ मिनिमम का कंसेप्ट दे दिया गया कि इनपुट जो है, ये रॉ मटेरियल हैं, स्क्रैप हैं, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, या जो भी इनपुट होते हैं उस बेसिस पे भी आपकी प्रोडक्शन कैलकुलेट हो सकती है। और जो प्रोडक्शन होगी उस पे, वो प्रोडक्शन पे जो टैक्स बनेगा वो मिनिमम होगा। नॉर्मल टैक्स उसी तरह चलेगा, जो आप प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल जो लाइबिलिटी बनती वो होगी, लेकिन वो नॉर्मल लाइबिलिटी मिनिमम से कम होगी तो मिनिमम एटलीस्ट आपको ज़रूर देना होगा। लेकिन मिनिमम जितना एक्सेस होगा नॉर्मल से वो अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले मंथ में फिर कैलकुलेट होगा और फिर साल का टोटल देखा जाएगा, लेकिन वो मिनिमम में से टोटल साल का कम नहीं होगा, एटलीस्ट उतना आपको देना पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन डाला गया। इसको सामने रखते हुए फोर्थ शेड्यूल डाला गया। तो फोर्थ शेड्यूल में वो सिर्फ, बाकी कोई इसमें इंडस्ट्री नहीं थी, उसमें सिर्फ स्टील सेक्टर डाला गया। ये अब 2021 में फिर ये सारी स्कीम यहाँ से ओमिट होके ये सेल टैक्स एक्ट पे चलेगी। तो अब ओमिटेड जो है, इसको देखने से पहले हम, क्योंकि जो भी चार्ज टू टैक्स, किसी चीज़ को भी चार्ज टू ड्यूटी करना है वो ड्यूटीएबल गुड्स हो, पहली बात है। और टैक्सेबल ड्यूटीएबल गुड्स के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट शेड्यूल में उसको पहले स्पेसिफाई किया जाए। तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस हों वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखना ज़रूरी है। तो एंट्री नंबर 58 पहले डाली गई फर्स्ट शेड्यूल में, ताकि स्टील सेक्टर जो है सेल टैक्स के से निकल के उसको एफईडी में लेके आना है। तो एफईडी के लिए शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में एंट्री नंबर 58 इंसर्ट की गई। पहले एंट्री नंबर 58 कर देख लें, ताकि चार्जेबिलिटी जो है, अगर ड्यूटी किसी चीज़ पे चार्ज करनी है तो फर्स्ट शेड्यूल के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसमें ड्यूटीएबल गुड्स हैं, दूसरी में ड्यूटीएबल सर्विसेज हैं पार्ट 2 में। तो वहाँ डालेंगे तो फिर ड्यूटी चार्ज होगी अंडर सेक्शन 3। पहले उसमें लिखना पड़ता है, डिस्क्राइब गुड्स करनी पड़ती है, वहाँ रेट देना पड़ता है। वो 3 चीज़ें जो हैं, सब्जेक्ट मैटर, रेट और किन पे लगेगी, तो वहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये 58 एंट्री जो फाइनेंस एक्ट 2019 में ये डाली गई, डाल के तो इसको चार्जेबिलिटी पे लाया गया। क्या क्या इसमें आइटम आए? स्टील बिलेट, ingot, ship, respective plates, bars and long re-heading, re-rolled product। तो ये वाली 4 चीज़ें जो हैं इस पर 17% ऑन द सप्लाई एड वैल्यूम वैल्यू पे जो आपका टैक्स लगा। तो जो आप स्टील की प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे, इंगट या ये स्टील मेल्टर वाला जो है वो इंगट और बिलेट प्रोड्यूस करता है, और री रोलर जो होता है वो स्टील बार जो जिसको सरिया हम कहते हैं, सरिया, वो प्रोड्यूस करता है। कंपोजिट हो तो दोनों चीज़ें करता है। शिप ब्रेकर जो है वो शिप की ब्रेकिंग करते हैं वहाँ से, और स्क्रैप श्रैप निकलता है, फिर ऑनवर्ड इनको सप्लाई होता है, तो उसकी भी टैक्सेशन इसमें थी। तो ये 17% इस पर लगाया गया एड वैल्यूम पे। जो वैल्यू होगी डबल वैल्यू, उसके लिए भी सेक्शन, इधर सेक्शन 12 है, उसके तहत रीडवेज सेक्शन 246 जो सेल टैक्स का है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए भी एसआरओ इशू किया गया। और डिफरेंट जो है स्टील बिलेट का अलहदा रेट दिया गया, वो फिर इंगट का अलहदा दिया गया, एसआरओ अलहदा है। बेटा
इट मीन हर साइड से फिक्स कर दिया गया। प्रोडक्शन मिनिमम फिक्स कर दी गई, रेट भी फिक्स कर दिया गया। प्रोडक्शन आपने मिनिमम कैलकुलेट करनी है और साथ आपने रेट भी आपका फिक्स है, वो रेट लगाना है, उतनी वैल्यू और फिर 17% लगना है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को बेस बनाया गया, उस पर प्रोडक्शन कैलकुलेट हुई, उसके यूनिट दिए, ऑटो पे ही कंप्यूटर जो है खुद ही आपका जो IRS सिस्टम है वो सेल टैक्स आप रिटर्न फाइल करनी है तो वहाँ से खुद ही कैलकुलेट करता था कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आप डालेंगे, उसे निकल आएगी कि इतनी आपकी प्रोडक्शन है। और रेट भी SRO के तहत गिवन है उनका, वो रेट लगेगा, वैल्यू निकल आएगी, रेट भी 17% पे टैक्स लग जाएगा। इनपुट जो आप देंगे वो उसमें से हो जाएगा। नॉर्मल जो आप सप्लाई करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसके साथ कंपैरिजन होगा। अगर ये आपकी नॉर्मल कम होगी तो ये मिनिमम जो है ऑपरेट होगा और डिफरेंशियल आपकी अमाउंट निकल आएगी और ऑनवर्ड कैरी फॉरवर्ड चलेगी। तो ये पहला, ये तो आप लेटेस्ट है, हाँ ये तो अब लेटेस्ट है। इससे पहले ये सेल टैक्स का है, इससे पहले FED के रेट थे वो 65 के थे क्या? शेड्यूल के अंदर ही थे। नहीं है ज़्यादा। FED में थे वो रेट। इससे भी पहले थे वो 64,000 था 19, हाँ जी, जो पहला जो आया था वो 64,000 था, 84,000 था, इस तरह से रेट। वो FED 2019 में आया है, ठीक है। स्टील रेट लिखेगा तो आ जाएंगे। वो 64,000 था जो बिलेट का, इंगट का 64,000, 62,000 और 84,000 था वो आपका बाहर का, तो बाकी दूसरे थे, ठीक है जी। उधर रेट फिक्स कर दिए। सेक्शन 12 रीड विद सेक्शन 246 के तहत वो ये 2019 सितंबर में या कहीं आया था। इंक्रीज इन रेट नहीं, ये कौन सा 308 लॉ नहीं और ये तो 21 के में था। FED में होगा ना, 19 में देखे ना, 19 का है, 19 सितंबर में कुछ आया था। मेरे ख्याल में सिर्फ शेड्यूल में था। नहीं बेटा, पहले उन्होंने सेक्शन 246 के तहत इशू किया था, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ जी सेल टैक्स लगता ही नहीं, फिर उन्होंने FED में इशू किया, ठीक है। चलो 64,000 था रेट उसका, 64,000 और 62,000 इंगट बिलेट का 64,000 था, बिलेट का 62,000 था और 84,000 सरिये का था, ठीक है। तो ये रेट था, बाद में फिर अगले साल फिर बढ़ा दिया गया। अब क्योंकि सेल टैक्स में आ गया तो वही सेल टैक्स के एक्ट के तहत अब 124 और ये वाले रेट कर दिए गए। तो रेट ये था, और साथ ही 58 एंट्री के साथ साथ एंट्री नंबर 4 सेकंड शेड्यूल में भी इंसर्ट की गई, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में जो एंट्रीज़ हैं, जो भी उसमें एंट्रीज़ होती हैं वो जो है इन सेल टैक्स मोड होता है। सेल टैक्स मोड से मुराद ये है, जनरली तो फेडरल एक्साइज का लॉ जो है वो प्रोडक्शन पे अप्लाई होती है, FED जो आप प्रोड्यूस करते हैं उस पे अप्लाई होती है, और सेल टैक्स जो है टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू जो होती है उस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ क्योंकि उसको सेल टैक्स मोड में दिया गया तो सेक्शन उसके लिए 7 जो है वो डील करता है। जो भी आइटम जो हैं वो सेकंड शेड्यूल में गिवन होते हैं एंट्रीज़, तो उस पर फिर आपका सेक्शन 7 जो है वो अप्लीकेबल है। और सेल टैक्स मोड डिफाइंड भी है कि उसके कलेक्शन के प्रोसीजर जो है वो सेल टैक्स के लॉ भी उस पर अप्लीकेबल होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ कलेक्शन।
तो सेक्शन 7 जो है उसमें प्रोसीजर भी दिया गया है कि जो इनपुट टैक्स सेल टैक्स में आप क्लेम करते हैं वो उसी तरह इनपुट ड्यूटी के अगेंस्ट और ड्यूटी आउटपुट के अगेंस्ट इस तरह आप इनपुट आउटपुट सारी एडजस्टमेंट ले लेंगे, जो कि अदरवाइज फेडरल एक्साइज में नहीं होता। जैसे वहाँ 73 है, यहाँ सेक्शन 3 इनपुट का क्रॉस पेमेंट चेक वाला वो इधर अप्लीकेबल है। तो सेक्शन 7 जो है ये डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो है, तो इसके तहत वो सारी 8 भी। अब तो ये किसका आ गया बेटा? FED की बात कर रहे हैं हम, FED पढ़ रहे हैं। तो FED में सेल टैक्स मोड में ये लगा, तो सेल टैक्स जिस तरह सेल टैक्स की रिटर्न होती है FED में, FED रिटर्न में इनपुट आउटपुट जो आउटपुट होगा FED जो लगेगी, और इनपुट जो भी आपने दिया है इम्पोर्ट पे या अदरवाइज उसी तरह एडजस्टमेंट होगा। जो ड्यूटी अगर आपने दी है एज इनपुट परचेज पे तो वो भी आपकी एडजस्टेबल होगी। तो इस तरह लाइबिलिटी आपकी निकलेगी, और साथ जो आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी नॉर्मल प्रोसीजर से, उसमें फिर आप कंपैरिजन करेंगे ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल टैक्स एक्ट। तो इसमें जो भी सेल टैक्स मोड में जो जहाँ भी FED लगती है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होती है, तो इसमें सारे प्रोसीजर हैं। सेकंड शेड्यूल में ये बोर्ड से नोटिफाई करते हैं, तो इसमें प्रोसीजर है कि ड्यूटी वर्सेस आउटपुट और इनपुट वर्सेस ड्यूटी, वो आप एडजस्टमेंट डिफरेंट प्रोसीजर में आप कर सकते हैं। तो जो इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन सेल टैक्स में वो ऐसे ही समझी जाएगी, वो भी इसी तरह अप्लीकेबल है। तो ये क्योंकि सेकंड शेड्यूल खोल उसमें एंट्री नंबर 4 इंसर्ट की गई है। हाँ, ये स्टील सेक्टर वाली, इसके ऊपर देखें द गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज कलेक्टेबल अंडर सेल टैक्स बोर्ड विद इंटाइटलमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सेल टैक्स एंड वाइस वर्सा। तो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इसके तहत, इस शेड्यूल के तहत जो चीज़ आएगी सेक्शन 7 का रेफरेंस है। तो जो इसमें एंट्रीज होंगी वो सेल टैक्स मोड में होंगी, और उन पे इनपुट उसी तरह एडजस्टमेंट होगा जिस तरह सेल टैक्स में होता है। तो इसलिए यहाँ ये एंट्री की गई। अब हम शेड्यूल देखते हैं, 4th शेड्यूल जो मिनिमम की टैक्सेशन है। ये तो सारा ला था ये 2000, हाँ ये 21 तक, ये 19 फाइनेंस एक्ट 2019 में इंसर्ट हुई। एंट्री नंबर 3 का 5A 58 एंट्री नंबर 4 और 4th शेड्यूल, और साथ ही जो सेल टैक्स है उसमें एंट्री नंबर पहले 153 उधर देख लेते हैं। वहाँ 6th शेड्यूल में एंट्री नंबर 153 भी इंसर्ट होगी, ताकि उस पर फिर सेल टैक्स ना लगे। क्योंकि अगर आप FED लगा देते हैं तो उधर कोई एंट्री नहीं होती, उधर एग्जम्पशन नहीं देते तो सेल टैक्स भी लग जाएगा, फिर सेल टैक्स में भी आपको देना पड़ेगा और डबल टैक्सेशन होगी। तो वहाँ जो चीज़ें इधर लगी उसको फिर उधर एग्जम्पशन देना पड़ी, तो उधर फिर एंट्री 153 जो है 6th शेड्यूल में इंसर्ट की गई कि जिन पे आप FED देंगे, इसके तहत FED लगेगी, वो सेल टैक्स से एग्जम्पशन होगी। मिनट हो गई ना, 153 नीचे होगी 150। मिनट हो गई। हाँ जी, पहले इस पे दिया कि जिस पे आप FED होगी, स्टील बिलेट इंगल्स वही प्रोडक्ट जो उधर हैं उन पे आप सेल टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब ये एंट्री इंसर्ट हुई तो 2-4 चीज़ें इसमें जो हैं वो डिस्प्यूट में आई। एक ये कि उन्होंने साथ ही सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 अमेंड किया, जिसमें पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट सेल टैक्स के कोई प्रोविजन जो सेल टैक्स में एप्लीकेबल हैं वो FED के लॉ पे भी अप्लाई कर दें जो सेल टैक्स मोड में हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी, तो उसकी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट की पावर की जगह पे उसकी जगह दे दी गई बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, क्योंकि वो ऑलरेडी ये वाली जो अमेंडमेंट थी ऑलरेडी चैलेंज हुई थी। TU प्लास्टिक में भी, दीवान में भी, दूसरों में स्ट्राइक डाउन हुई थी कि फेडरल गवर्नमेंट की पावर जो है सब्सिट्यूट करके बोर्ड को नहीं दी जा सकती। तो बोर्ड जो है वो पावर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं कर सकता कि फेडरल गवर्नमेंट एक कैबिनेट है, मुस्तफा बैक्स में हुआ था। तो इसको भी फिर चैलेंज किया गया कि ये अमेंडमेंट जो है जो लेवी से रिगार्ड है, जो टैक्स लेवी करना है, वो उसके प्रोविजन जो है वो इधर नहीं ट्रांसफ़र हो सकते। तो उन्होंने फिर उसी पावर एक्सरसाइज करते हुए बोर्ड ने तो 8B की जो सेक्शन था वो अप्लाई कर दिया
कि 8B सेक्शन जो है जो 10% देना है तो FED वाले भी वो देंगे। इसमें एक 8B वाला कंसेप्ट आया, दूसरा फर्दर टैक्स के भी कुछ आए कि फर्दर टैक्स लगना है कि नहीं लगना, दो इशू ये आए। तो 8B वाला चैलेंज हमने भी किया कि 8B वाला, क्योंकि 8B तो जब 153 सेक्शन जो क्लास डाल दी गई है 6 शेड्यूल में 153 कि इस पे सेल टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा, तो सेक्शन 13 जो है एग्जम्पशन का वो ओवरराइडिंग सेक्शन है एक, तो कि जो चीज़ एग्जाम्प्ट है वो सेल टैक्स के स्कोप में ही फाल नहीं करती, चार्जिंग सेक्शन 3 में नहीं करती, टैक्सेबल गुड्स में फाल नहीं करती, एग्जाम्प्ट है। तो टैक्सेबल की जो टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 39 है, फिर टैक्सेबल सप्लाई है वो 41 है, टैक्सेबल सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, चार्जिंग सेक्शन है, उन किसी में भी फिर सबसे एक्सक्लूडेड है। जब वो चार्जिंग सेक्शन से एक्सक्लूडेड है तो मशीनरी सेक्शन या दूसरे जो इनएडमिसिबल वाले सेक्शन है, जब चार्जिंग नहीं है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए वो एक डिस्प्यूट में चली गई कि वो चार्ज लगता है या नहीं लगता। फिर उसके लिए बोर्ड ने जो प्रेस्क्राइब किया उसकी भी चैलेंज हुआ कि वो इटसेल्फ जो है बोर्ड उसको लेवी लगा सकता है, इस सेक्शन को अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता मुस्तफा इम्पैक्ट। तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें चैलेंज हुई, तो उस बेसिस पे उन्होंने इसको टोटली विदड्रॉ कर लिया। तो 2021 फाइनेंस एक्ट में से सारे के सारा 58 एंट्री भी उन्होंने विदड्रॉ कर ली, एंट्री नंबर 4 सेकंड शेड्यूल वाली भी ड्रा कर ली, और ये 4th शेड्यूल जो है ये वाला भी उठा लिया, और 153 वाली जो एग्जम्पशन वाली थी वो भी उठा ली। और वो टोटल का टोटल जो है वो चार्जेस सेक्शन 3 का 10 है या 9 डबल है वहाँ ले आए, और साथ ही वहाँ सेल टैक्स में 13 शेड्यूल जो है वो डाल दिया, सब्सिट्यूट कर दिया गया। तो ये जो शेड्यूल है 4th, इसको हम देख लेते हैं। वे ये ही शेड्यूल उठा के उधर ले गए। पहले अब उधर चलते हैं तो इसी को उधर पढ़ लेंगे। अब ये इट मीन ये 2019 जुलाई से लेके ये 30 जून 2021 तक रहा, ये वाला रहा। लेकिन उसके बाद जो सेक्शन 35 है वो उसी तरह खड़ा रहा, और उसका शेड्यूल जो एंट्रीज हैं वो सारी ख़त्म कर दी। इसमें और भी क्वेश्चन आता है, क्या सेविंग इसको दी नहीं गई, जो चीज़ सेव ना की जाए ख़त्म कर दी जाए, क्या रिट्रांसपेक्टिव है, प्रॉस्पेक्टिव है, वो अब कोई नोटिस उसमें दिया जा सकता है कि नहीं जा सकता। वो अगर हम देखें यकूब केस है इनकम सपोर्ट लेवी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये नहीं हो सकता, ये उसकी इंटेंशन क्लियर है क्योंकि अदरवाइज लेजिस्लेटर उसको सेविंग देता, सेविंग तो दी नहीं, उसमें एडमिट करके उधर ले आया तो वहाँ लगेगा, इधर नहीं लगेगा। ये भी एक डिस्प्यूट बन सकता है। पेंडिंग प्रोसीडिंग बाकी है FED में, हाँ, पेंडिंग वाली या उसके 3 प्रोसीजर होते हैं। एक होता है कि ऑलरेडी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड एंड कल्मिनेटेड, दैट इज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उसको कुछ नहीं हो सकता। दूसरा होता है कि प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बट नॉट कंक्लूडेड। तीसरा होता है प्रोसीडिंग नॉट इनिशिएटेड बट सब्सिक्वेंटली इनिशिएटेड। तो दूसरी वाली जो होती है कि इनिशिएटेड और इनिशिएटेड बट नॉट कंक्लूडेड, वो भी कैरी ऑन चल सकती है, लेकिन सब्सिक्वेंटली कोई इनिशिएट नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती। जब वो लॉ मिट हो गया, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैच्यू, अरेज हो गया। तो इसमें भी फिर आगे सेक्शन जो है जनरल क्लॉजेज का 6 है, उसमें इंटेंशन देखी जाती है लेजिस्लेटर की। अगर उसकी इंटेंशन ये है कि ऐसे ही है, ये गलत लॉ था, ये मिसचीव था या इस तरह था, जो रेमेडियल या बेनिफिशियल है, फिर वो रिट्रांसपेक्टिव भी हो सकता है। ऐसे ही है जैसे ओरिजिन से इंसर्ट ही नहीं हुआ। तो ये इंटरप्रटेशन है कोर्ट की कि उसको बेनिफिशियल, रिट्रांसपेक्टर या ओमिशन क्या इफेक्ट है, कि इंटेंशन लेजिस्लेटर की ओरिजिन से ख़त्म करना था, पहले मिसचीवियस लॉ है, हार्डशिप है, क्या है, या प्रायर ईयर के लिए वो ऑपरेट कर, एक ये भी लॉ है कि ओल्ड वेयर राइट एंड प्रोसीजर डेड टू गर्ल, ओल्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोसीजर, न्यू लॉ उसके मुताबिक ये कोर्ट ने इंटरप्रटेशन करनी है। लेकिन इसमें जो यहाँ सेविंग ना दी हो तो इनकम सपोर्ट लेवी ने, यकूब वाला केस है सिंध हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अपहोल्ड किया, या कलरेबल लेजिस्लेशन हो या इस तरह की हो तो जिसमें इंटेंशन क्लियर हो, तो उस सिचुएशन में वो फिर अप्लाई नहीं, फॉर एवर ही उसमें से डिलीट करते हैं। तो उसको उस तरह भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो अब इसको, अब कौन सा है 4, तो इसमें हम देख लेते हैं प्रोसीजर को, ये FED में क्या था, फिर उधर आ जाते हैं। तो इसमें द मिनिमम प्रोडक्शन फॉर स्टील सेक्टर शैल बी डिटरमिन्ड एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अगेंस्ट ईच इन टेबल बिलो। नंबर 1 स्टील बिलेट एंड इंगट, 1 मेट्रिक टन 700 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। 700 आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 मेट्रिक टन होगा आपका बिलेट या इंगट।
तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी और उस पर आप रेट लगा देंगे। रेट उस साल में अगर आप बिलेट है तो आपका 64,000, अगर इंगट है तो उस पर आपका 62,000, अगर आपने सरिया प्रोड्यूस किया हुआ है तो उस पर 84,000 उस साल था। तो नीचे सरिये के लिए रेट, अगर आपका सिर्फ री रोलिंग मिल है आपकी, तो आप 110 यूनिट का ये समझा जाएगा आपने 1 टन सरिया या टीयर गार्डर जो भी है वो आपने री रोल बढ़ाया। इस शिप ब्रेकिंग है 85% वेट ऑफ वेसल इम्पोर्टेड फॉर ब्रेकिंग, उसका 85% शिप प्लेट वगैरह वो समझी जाएंगी उसमें से निकली। तो ये उसकी कैलकुलेशंस हैं, जो उसकी आपकी प्रोडक्ट निकलेगी या प्रोडक्शन निकलेगी उस पर फिर रेट जो है आप अप्लाई करेंगे। तो इसका प्रोसीजर जो है प्रोडक्शन का आगे और कंडीशन का किस तरह होगी वो नीचे दिया हुआ है। तो बोथ ये बल्कि लेटेस्ट में पढ़ लें वो ज़्यादा आज क्या हो रहा है। हाँ, ये वाला आलमोस्ट इसी तरह है, उसको उधर से ही पढ़ लेते हैं। उधर इसीलिए मैंने कहा था उधर आ जाएं। अब सेल टैक्स में आ जाएं तो ये 2021 जून तक रहा है। जुलाई के बाद सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 खोले अब जो आज का लाभ जी, आज का लाभ फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021 के बाद ये ओमिट हो गए सारे। ओमिशन के बाद थर्ड फेज आ गया। पहले स्पेशल प्रोसीजर रूल का फेज थी, दूसरा FED 19 और 21 तक चली। अब 2 फेज ख़त्म हो गए, अब तीसरी फेज आ गई। तीसरी फेज में आपका 9A जो है ये आपका जिस तरह 35A इंसर्ट हुआ था उसी तरह वही लैंग्वेज वही उठा के समझे वहाँ भी रहने दिया। हो सकता है वहाँ कोई और प्रोडक्ट वो डाल दें, 4th शेड्यूल में डाल के हो सकता है शुगर या कोई और चीज़ डाल दें जो कि इनपुट बेस पे या इलेक्ट्रिसिटी पे या कोई और रॉ मटेरियल पे या स्क्रैप बेसिस पे वहाँ शेड्यूल लेटर ऑन डाल दें। वो ओरिजिनल रहने दिया लेकिन 4th शेड्यूल उसमें से ख़त्म कर दिया। और यहाँ उसी तरह का फिर क्योंकि मिनिमम टैक्सेशन का यहाँ भी कंसेप्ट दे दिया। तो इसमें ये 9AA जो है फाइनेंस एक्ट 2021 में वहाँ से मिट करके यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करके सेल टैक्स का पार्ट बना दिया। 3 में डाला इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 13 शेड्यूल मिनिमम प्रोडक्शन फॉर ए मंथ शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट एज कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन। वहाँ 4th शेड्यूल था, यहाँ 13 शेड्यूल था। ये मिनिमम प्रोडक्शन so determine exceed the actual supply for the month, such minimum production shall be treated as a quantity supplied during the month and the liability to pay shall be discharged। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं, डीटो का भी फ़र्क नहीं, उसी तरह शेड्यूल 13 वहाँ 4 था, यहाँ 13 डाल दिएगा। अब करंट सिचुएशन जो है ये सेक्शन है, ये शेड्यूल है और रेट आपने 21 वाले अभी खोले थे। ये पढ़ लेते हैं। हाँ, अब 13 शेड्यूल में वही है, सेक्शन बदल गया। वहाँ FED में सेक्शन उसका रेफरेंस था, ठीक है, 35A का था, यहाँ 39A सेल टैक्स का जिक्र है। तो मिनिमम प्रोडक्शन उसी तरह मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील प्रोडक्ट शैल बी डिटरमाइंड एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइंग इन टेबल बिलो। तो उसी तरह नीचे आ जाएं। स्टील बिलेट एंड एंगल 1 टन मेटेरियल 700 kW, इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह, स्टील बार इस तरह 85 इस तरह वही प्रोसीजर से। बोथ एक्चुअल एंड मिनिमम प्रोडक्शन एंड लोकल सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथली रिटर्न। इन केस मिनिमम प्रोडक्शन एक्सीड एक्चुअल सप्लाई फॉर द मंथ द लायबिलिटी टू पे शैल बी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन। मिनिमम प्रोडक्शन जो 700 जाए 110 या 810 यूनिट के मुताबिक करेंगे उतनी लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना होगी। प्रोवाइडेड दैट इन केस इन द सब्सिक्वेंट मंथ the actual supply exceeds the minimum production, the registered person shall be entitled to get adjustment of excess tax on account of excess minimum production over the actual supply। अगले महीने में एक्चुअल से ज़्यादा हो जाती है तो पिछला जो आपने एक्सेस दिया था वो एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट होकर अकॉर्डिंगली फिर चलता है। इसी तरह कैरी फॉरवर्ड होता है आगे। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द फुल ईयर as per financial year of the company a registered person or period starting from July to June of the next year. In other cases the tax actually paid shall not be less than the liability determined on the basis of minimum production for that year and in case of excess payment no fund shall be made। तो पूरे साल का आप यूनिट लेंगे, साल की प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, साल की लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, साल की एक्चुअल देखेंगे और एक्चुअल और साल की टोटल जो है मिनिमम कंपैरिजन करेंगे। मिनिमम से एक्चुअल जो है कम होगी तो डिफरेंशियल आपको साल का देना पड़ेगा। एक्सेस दिया है वो फिर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, रिफंड भी नहीं होगा। क्लियर। प्रोवाइडेड आल्सो that in case of ship breaking the liability against minimum production or actual supply whichever is had shall be deposited on monthly basis on the proportionate basis depending upon the time required to break the vessel। ये वो 85% वाला है। The payment of tax on ship plate
इन अफोरसेड मैनर डज नॉट ऑब्जर्व द शिपर फॉर एनी टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम अदर दैन शिप प्लेट्स ऑब्टेन बाय द शिप ब्रेकर। शिप ब्रेकर ने अगर इसके अलावा कोई अगर शिप जो उन्होंने प्रोडक्ट लिखी हैं इसके अलावा शिप में से निकलती हैं तो वो अलहदा नॉर्मल प्रोसीजर के तहत चलेंगी, जैसे जो भी हाँ जिसके मुताबिक चलेगी। और दूसरा हम जो स्टील बिलेट इंगल या आपका वो बार के अलावा कोई स्टील प्रोडक्ट तो वो अपने प्रोसीजर से चलेंगी, वो इसमें डिस्चार्ज नहीं होंगे। या स्टील फर्नीचर है या स्टेनलेस है या कोई और प्रोडक्ट है या स्टील पाइप हैं जो वो अपने प्रोसीजर से चलेंगी, वो इसमें फॉल नहीं करेंगे। इधर स्टील मेल्टर है, ये एक प्रोसीजर है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो लेस्को या वो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ से नहीं लेते, अपनी सेल्फ जनरेट करते हैं, अपना आपने लगाया हुआ है, अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस लगाया है, तो उस सिचुएशन में उसके लिए पहले भी था, उसमें भी स्पेशल प्रोसीजर में भी 8 HB था, उसके तहत वो बर्न होता था। इसमें भी उन्होंने कहा था मेल्टर एंड डी-रोलर अम्प्लाइंग सेल्फ जनरेटेड पावर शेल इंस्टॉल्ड टेम्पर प्रूफ मीटर फॉर मेजरिंग देयर कंजम्पशन। तो वह ये मीटर लगाना पड़ेगा उन्हें, तो लगाने उससे मैयर होगी कि कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं। सच मीटर शैल बी ड्यूली लॉक्ड इन ए रूम विद की इन द कस्टडी ऑफ नॉमिनी ऑफ द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिडिक्शन। तो उसकी जो कीशी होगी, कंट्रोल जो है रेलेवेंट जो आपका कमिश्नर है तो उसके पास उसकी होगी, उसका उसमें असेस या कंट्रोल होगा। द ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिडिक्शन शैल हैव फुल असेस टू सच मीटर, तो मीटर को देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अप्लाइंग बोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेल्फ जनरेटेड पावर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी। अगर दोनों ही काम है, इलेक्ट्रिसिटी लेस्को भी से ले लें, अपना भी है, तो टोटल यूनिट जो होंगे उसके मुताबिक वर्किंग होगी। ठीक है, खत्म हो गया। अब रेट 2021 वाले रेट देख लें। स्पेशल प्रोसीजर में बड़ा लंबा होता था, हाँ स्पेशल प्रोसीजर वाले दौर में ये वाली जो कंडीशंस थी उसमें एक सिंपल हो गई है। सिंपल अब भी उसी तरह ये कोई इतना नहीं, उसमें सिंपल आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही दे देते थे, 5 रुपये दे दिए पर यूनिट, तो आपका फाइनल डिस्चार्ज था, एक फिगर लिखते थे इतनी इलेक्ट्रिसिटी इतनी अमाउंट दे दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने पे कर दी। तो यहाँ आप क्योंकि नॉर्मल रिटर्न होगी, नॉर्मल रा के तहत पूरी आप रिटर्न फाइल करेंगे। इसमें रिटर्न में एक स्पेशल एनेक्चर इसका दिया गया है। कौन सा एनेक्चर? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें ये अलहदा एनेक्चर बना हुआ है। के था या क्या है? हाँ, इसका एनेक्चर वहाँ के है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट डालेंगे, फिर आपके वो बनेंगे। लेकिन इसमें वहाँ जो मेन प्रॉब्लम होगा हम करेंगे, तो अगर आप एक तो ये है कि आप सिंपली आपकी फर्नेस है तो सिंपल है कि आप 700 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि आपकी फर्नेस और साथ री रोलिंग है, तो आप सिर्फ स्क्रैप से आप सरिया बनाते हैं, फिर भी सीधा काम है। फिर सीधा काम इस तरह है कि आपने 810 यूनिट लगाने हैं, पहली प्रोसीजर के तहत आपने 700 यूनिट से वर्किंग करनी। अब तीसरी सिचुएशन आती है कि आप सरिया भी बनाते हैं, इंगट बना के भी बेचते हैं, तो अब फिर इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है उसको एलोकेट करना पड़ेंगे। तो आपने एक स्क्रैप लिया, स्क्रैप से आपने बनाया इंगट, इंगट से आपने आगे बनाया री रोलिंग जो सरिया है। एक ये है कि आपने स्क्रैप लिया और इंगट बना के या बिलेट बना के वो बेच दिया अलहदा। एक अम्पोर्ट आपने बिलेट खुद करके री रोल बना दिया। तो अब इसमें फिर ये आएगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसमें फिर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि इतने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो हैं वो आप देंगे कि इतनी प्रोडक्शन इसके हिसाब से, इतने इंगट हैं, बिलेट हैं, इतने गए वो 700 के हिसाब से, इतने ये हैं, जो बाकी बच जाएंगे वो फिर बाकी आप कैलकुलेट करेंगे। वहाँ आपकी फिर कुछ डिस्क्रिप्शन आएगी, फिर टोटल यूनिट को आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो कितनी है वो डायरेक्ट फिर नहीं होगा कि 800 लगाएं, टोटल 1000 यूनिट है सपोज, तो कितने यूनिट बिलेट पे लगे हैं, कंपोजिट वाला कितना है, सरिया जो वो 810 वाला है, तो दूसरा जो आपने डायरेक्ट बिलेट लेके उससे सरिया बनाया वो 110 वाला है। एक आपने सिर्फ स्क्रैप से बिलेट बनाया, एक इम्पोर्ट किया है, तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट जो अब आपकी होंगी, तो उस सिचुएशन में फिर आपको उसको एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट करके उसका उसने प्रोसीजर दिया होगा, नहीं हो तो आप फिर अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहाँ कम्प्लिकेशन होगी, बाकी कोई इतनी कम्प्लिकेशन नहीं होगी। क्लियर जी? तो इसके साथ साथ आप जब ये फिल करेंगे इसका, क्योंकि एक जो
नेक्सर जे है या कौन है, वहाँ प्रोडक्शन वाला जो पूरा है वो उसमें भी स्टील सेक्टर फॉल करता है, तो उसमें भी आपको देना पड़ेगा। और रेट भी आपके जो हैं ये भी आपके रेट फिक्स हैं, क्वांटिटी आपकी फिक्स है और रेट की भी आपके 140 स्टील बिल्ट 125 और 120 और 120 वाला ये आपके रेट फिक्स हैं। और इनपुट जो है आपकी डिविजिबल है। मोस्टली जो मसला है स्टील सेक्टर में, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें जो इनपुट है वो कोई, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है स्क्रैप वाले, वो फिर फेक फ्लाइंग इनवॉइसिंग या है वो इसमें ज़्यादा ऑपरेट होती है। तो उसमें वो जो या तो इम्पोर्टर हो या इम्पोर्टर से आगे लेते हैं या अदरवाइज करते हैं, तो उस सेक्टर को जो स्क्रैप सप्लायर है उसको रजिस्टर करना या उसको मैनेज करना या वो वाला ज़रूरी है। वो वाला जो भी जितने भी केस बनते हैं, ये जो एंड वाला एरिया है वो तो फिक्स है, प्रोडक्शन भी फिक्स है और रेट भी फिक्स है। अब इनपुट वाला है, लोग इनपुट इतनी ज़्यादा डाल लेते हैं, वो काफ़ी चलता है, जो इनपुट ही चलती रहती है। तो इस वाला उस पे फिर केस बनते हैं कि ये फ्लाइंग है, फेक है, या पीछे क्या कहाँ से ली हैं, कौन है, क्रॉस चेक पेमेंट की है नहीं की, तो उस वाला फिर या डमी सब कुछ सिलसिला है। तो वो वाला एरिया जो है दैट द नीड टू बी कि उसको क्रिस्टलाइज करने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रोसीजर डिवाइस करने की ज़रूरत है या उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत है, ताकि ये स्ट्रीम लाइन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, तो एंड वाला एरिया तो मैनेजड है क्योंकि मिनिमम प्रोडक्शन भी है, रेट भी है, लेकिन पीछे ही अगर ओवर एंड अबाउट डाल दिया जाएगा तो वे ये भी फिर फुटाइल बन जाएगी। तो इसलिए पीछे वाला जो है स्क्रैप वाला जो है वो वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। एक वो आया था ना एक SRO जिसमें इन पे बार कर दिया गया था, किन किन चीज़ों का इनपुट भी नहीं ले सकते। हाँ, वो कुछ 70-80 चीज़ें जो प्लास्टिक का और पेपर का और चीज़ों को ये करते क्या थे कि उसकी बल्क डाल लेते थे। वो हाँ सही है, लेकिन वो 8B में या 8 सेक्शन में कुछ हैं, अब वो ही ऑपरेट करते हैं, जर्नल नहीं ऑपरेट करते, क्योंकि इसी सिलिकॉन होती है एक लगती है जो वो होती है उसकी इनपुट है। बाकी अब ये नॉर्मल प्रोसीजर है, पहले फिक्स था कि बिजली पे दे दें, इसी वजह से था कि इलेक्ट्रिक इसको फिक्स टैक्सेशन में ही दे दें ताकि इनपुट का कंसेप्ट ही ना हो, ताकि अनऑर्गेनाइज टैक्सेशन से रेवेन्यू आ जाए और 6 रुपये 8 रुपये पर यूनिट या 10 रुपये तक गया, फिर 13 तक गया। वो सही स्कीम थी क्योंकि वैसे ये मैनेज नहीं होता था, तो उसको ख़त्म करके जब FED में आया तो इनपुट जो आउटपुट से भी ज़्यादा हो गया, तो किसी ने टैक्स दिया नहीं या जो भी दिया जैसे भी सिलसिला बना। अब फिर बाकी क्योंकि वो स्कीम थी कि जो जितने भी स्पेशल प्रोसीजर रूल थे वो ख़त्म करने थे, अब स्पेशल को करके हर चीज़ को वैट स्कीम जो है उसके अंदर लेके आना था। तो वैट के अंदर प्रॉपर मैनेज करने के लिए फिर इसको प्रॉपर वैट में तो ये चल नहीं सकता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो उन्होंने कहा चलो 3 चीज़ें तो फिक्स कर देना, एक प्रोडक्शन फिक्स कर दें, एक रेट कर दें, एक एक्चुअल सप्लाई भी लें, उसके साथ फिर देख लें कि एक्चुअल सप्लाई कितने रेट की है, फिक्स रेट में क्या है, तो प्रोडक्शन एक्चुअल क्या है, मिनिमम क्या है, ताकि उसमें हो जाए। क्लियर जी। तो इस तरह फिर वो जो इनपुट वाला एरिया जो है वो अभी मसला है, तो उसके लिए या तो फिर इनको उस पर जाना पड़ेगा, उस पर जाएंगे तो इनपुट ख़त्म कर लें और नेट देख लें कि 2, 4, 5, 6% वैल्यू एडिशन टैक्स पे ही ले लें, या वो उसी तरह बिजली पे ले लें या वो करें, तो फिर नहीं तो अदरवाइज जो इनपुट वाला है उसको मैनेज करें कि वो जितने भी स्क्रैप सप्लायर हैं या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाएं, उनको रजिस्टर करें ताकि वो वाला जो लूप होल है उसको मैनेज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो इसके ऊपर जी अभी बैठिएगा, इसके बाद छोटी सी चीज़ और करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ये स्टील के वाले से। जी सर, करें सर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर मैं खरीदता हूँ स्टील मुगल वालों से और मुझे उन्होंने POS रजिस्टर कर दिया, तो फिर मैं अपनी सेल किस तरह से करूँ? किस तरह डालेंगे मैम? वो आपने नॉर्मल ये देखे ना, ये मैन्युफैक्चरर की बात है। ये कौन से हैं? स्टील मेल्टर और मैन्युफैक्चरर। तो आप जो भी सप्लाई मैन्युफैक्चरर मेल्टर्स या वो करेगा, ऑनलाइन भी करेगा, तो उसको प्रोडक्शन से कंपैरिजन करेगा। अगर आप रिटेलर भी हैं, सपोज मैन्युफैक्चरर हैं, कम रिटेलर हैं आप, तो आप US में रजिस्टर होगे, वो एक्चुअल सेल सप्लाई है आपकी। अब एक्चुअल सेल सप्लाई नॉर्मल वो उसी तरह चलेगी, इस तरह ये वाली नहीं चलेगी। वहाँ इसमें भी यही है कि पहले आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल सप्लाई है, सेल है, एक्चुअल रेट है, उसके मुताबिक आप डिक्लेयर करेंगे, सारा रिकॉर्ड उसके मुताबिक करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई और उसमें से कितना स्टॉक है और कितनी आपने सप्लाई की है। सप्लाई पे आप 17% चार्ज किया, ठीक है।
सेल भी हो, सप्लाई भी आपकी होगी, रेट भी आपका अपना एक्चुअल है, तो आपने टैक्स लगा दिया और मंथ का पूरा आपने कैलकुलेट किया कि मेरी एक्चुअल सप्लाई ये है, क्वांटिटी, एक्चुअल रेट मेरा ये है और एक्चुअल टैक्स ये 17% ये है। अब उसको आपने मंथ के एंड पे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसने करना है? आपने प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी बेस पे कैलकुलेट करनी है। जितने इलेक्ट्रिसिटी आपने यूनिट की हैं, सपोज आप इंगट करते हैं या बिलेट करते हैं, तो उसमें आप 700 यूनिट लेंगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम की हैं 700 डिवाइड करेंगे, 700 डिवाइड करेंगे, वो मेट्रिक टन आ जाएंगे। आप समझेंगे कि इतनी मैंने सप्लाई की, एक्चुअल वो कोई और है, लेकिन ये समझा जाएगा आपने ये सप्लाई की है, और इसको सप्लाई जो आपने की है क्वांटिटी आ गई, इसको फिर रेट आप इसमें से लगाएंगे, वो वैल्यू आ गई, फिर उसको रेट लगाएंगे 17% का, तो वो ये टैक्स आ गया। तो एक एक्चुअल टैक्स है आपका, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर ये कम है, ये वाला कम है, तो वही ऑपरेट करेगा, एक्चुअली चलेगा। अगर ये ज़्यादा है तो जितना डिफरेंशियल है वो आपको और साथ पे करना पड़ेगा। क्लियर जी? वो POS हो, कोई भी हो, मिनिमम टैक्सेशन का रूल ये है कि नॉर्मल उसी तरह कैलकुलेशन, और इससे फिर कंपैरिजन, जैसे 113 भी है इनकम टैक्स में, नॉर्मल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं मिनिमम 2% या 3% कितनी है, तो डिफरेंस जो है वो आपको पे करना पड़ता है। यहाँ भी उसी तरह ये मिनिमम स्कीम के तहत कंप्यूटेशन होगी और वो एक्चुअल के तहत कंप्यूटेशन होगी। एक्चुअल और मिनिमम का कंपैरिजन किया जाएगा, मिनिमम हायर होगा, जितना हायर होगा वो आपको और देना पड़ेगा। मंथ बेसिस पे इस तरह ही रिटर्न नॉर्मल होगी, ये डिफरेंशियल अलग आपको जमा। क्लियर? वो बेशक आपका POS है या नॉर्मल सेल है या कोई चीज़ भी है, और ये एप्लीकेबल किस पे है? मैन्युफैक्चरर, मेल्टर, रीरोलर और शिप ब्रेकर पे है, ये डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं है, ना रिटेलर जो अदरवाइज अदर देन मैन्युफैक्चरर रिटेलर उस पर भी नहीं। क्लियर? जिस पे है ये उसी के लिए। थैंक यू। टॉल मैन्युफैक्चरिंग वाला, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। और ये वाली मैंने एक जजमेंट दी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉल मैन्युफैक्चरिंग में अगर यहाँ हम देखें, टॉल मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि ये टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वो, तो यहाँ वो गुड्स नहीं है ना वो वैल्यू है, तो वो इंग्रेडिएंट जो है 13 शेड्यूल में पहले उधर आए, पहले 9AA देखें। वैसे ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में, हाँ भाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, ये पहली बात तो ये गुड्स के रिलेशन से। जब आप मैन्युफैक्चरिंग जो आप प्रोसेसिंग सर्विसेज लेते हैं, थर्ड पार्टी का आपके पास मटेरियल आता है, तो आप मैन्युफैक्चरर तो हैं, उसका आप मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करके आप गुड्स उसकी बना के देते हैं, वो आपकी गुड्स नहीं है, आपकी ओनरशिप नहीं है। आप गुड्स बना के सप्लाई प्रोड्यूस करके उसको अपने रॉ मटेरियल से नहीं दे रहे, आप थर्ड पार्टी की गुड्स हैं जो कि रॉ मटेरियल उसने सप्लाई किया आपको एज ए, इसको कहते हैं बेलमेंट। जैसे दर्जी को कपड़ा दें तो कोई सी के दे दें, अब सी के वापस दे दिया तो कपड़ा उसका नहीं है, वो आपका है, तो उसने आपके सर्विस चार्ज ले लिए, तो ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सेल ऑफ सप्लाई गुड्स में नहीं आते। तो ये गुड्स नहीं है, आपने सर्विसेज रेंडर की हैं, इसको प्रोसेसिंग सर्विसेज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहा है कि सर्विसेज जो हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसको टॉल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कहते हैं, ये PRA का स्कोप है या ये सेल टैक्स एक्ट 1990 या गुड्स का एक्ट है, ये मैन्युफैक्चरर है या नहीं है। उन्होंने अपने शेड्यूल जो है उसमें सेकंड शेड्यूल जो है वहाँ भी एंट्री नंबर एंड पे डाली हुई टॉल मैन्युफैक्चरिंग की, वो कहते हैं ये सर्विसेज है तो हमारा स्कोप है। तो ये वाले सेल टैक्स में यहाँ डिस्प्यूट आया, उन्होंने कहा जी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आता है, ये इवन थर्ड पार्टी के लिए भी करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग तो है, तो इसीलिए सेल टैक्स एक्ट में आता है। सेल टैक्स एक्ट में आ सकता है ये, लेकिन सप्लाई ऑफ वो टैक्सेबल गुड्स नहीं है। ये क्या है? सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है तो टू द एक्सटेंट ऑफ रॉ मटेरियल जितना है वो है, एक्चुअल गुड्स नहीं है, वो रॉ मटेरियल की वैल्यू आप सर्विसेज का पार्ट बन जाएगी। तो टोटल गुड्स की वैल्यू जो क्योंकि आपकी है नहीं है, वो टोटल का बनेगी नहीं, इसीलिए तो वो 13 शेड्यूल जो है पूरा का पूरा उस पर अप्लाई नहीं होगा। और ये वाली जजमेंट है, ये इसी तरह का प्रोसेसिंग का जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सेटल हुआ है, अभी नहीं बल्कि साल पहले, इसके एंड पे चले, आखिरी 2 पहले
ये कौन सा है बेटा? हैं? हाँ एंड पे आखिरी पे दो, ऊपर वाला पे, ऊपर ऊपर ये इसको हम देख लेते हैं। इसमें यही admittedly the raw material used for preparing lubricant including base oil and additive are imported and owned by the respondent company. The blending thereof into lubricants is done by the vendor as per specification of the respondent company, for which blending the respondent company pays to the vendor an agreed amount of 7 rupee per liter. The material having been blended into lubricant is packed by the vendor in the packing provided by the respondent company, and product so packed is delivered to the respondent company for them to market it as their product and under their brand name. The imported raw material, as is evident from the foregoing, is delivered to the vendor in his capacity as a bailee only for them to blend it for the respondent company, whereabout he returns the same to the respondent company blended into lubricant at the cost paid by the respondent company. Delivery of subject goods to the vendor as above cannot by any stretch of be termed as a taxable supply. Taxable supply तो नहीं, as no point in time during the entire process any disposition of imported goods is affected from the respondent company to or in favor of the vendor, and at no time during the course of such transaction the respondent company loses ownership of the imported goods or the product made thereof, nor does the vendor acquire any property right therein as such कि वो उसने कोई नहीं लिया. लेकिन इट इज वे फ्रॉम द अबव मैन्युफैक्चरिंग ब्लेंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल इनटू lubricant is carried out under the order or for on behalf of the respondent company and in their name. It is also not disputed that brand name Oria Tech appended to the packaging and attributed the lubricant under which name the lubricant are sold and market is registered in the name and is owned by the respondent. It hardly need to reiterate that throughout the process the respondent company hold the possession and property right to the subject imported goods and the product made therein, and thus there remain absolutely no ambiguity that the respondent company possess all the attributes of manufacturer. जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मैन्युफैक्चरर है, इवन दो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी करवा रहा है, ओनरशिप उसकी है, वो उसको समझा जाता है कि वो मैन्युफैक्चरर है. क्लियर जी. As prescribed in class C of section 17 of section 2, section 2 का 17 में मैन्युफैक्चरर डिफाइन है, and thus clearly fall within the definition of word manufacturer as defined therein. Furthermore, the imported goods as noted here above are used by the respondent for their in-house consumption in such as same are blended into lubricant for sale marketing by the respondent company under their brand name and as their product. The respondent company is therefore undoubtedly and fully entitled to exemption from VAT scheme. ये वो जो भी था उसका. तो मकसद ये है कि आप अगर थर्ड पार्टी से प्रोसेसिंग कराते हैं, प्रोडक्ट आपकी है और उसकी शेप फंक्शन चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, और वो जो करके दे रहा है आपको, वो आपको सर्विस रेंडर दे रहा है, प्रोसेसिंग सर्विस. क्लियर. बहुत पुराना सर्कुलर पड़ा था बोर्ड का, वेंडरिंग सर्विसिंग पहले उसमें सेल टैक्स में था, पहले बल्कि STO था. STO पुराना देखें 3 है, मेरा ख्याल 3 है ये पूरा है, उसमें ये वेंडरिंग सर्विसेज की पूरी उन्होंने डिटेल दी है कि इसकी आपने टैक्सेशन कैसे करनी है, और सेक्शन 2 का 46 में भी इसकी ट्रीटमेंट दी है कि आपने फिर वैल्यू कैसे करनी है, उसकी वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई कैसे होगी. तो अगर आप प्रोसेसर हैं तो आप एक तो ये है कि आपने चीज़ ली और प्रोसेस कर दी और उस पर कोई चीज़ जस्ट टेक्निकली इन्वॉल्व हुई, मशीन इन्वॉल्व हुई, कोई रॉ मटेरियल नहीं भी दिया. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपको किसी ने धागा किया साइजिंग के लिए या डाइंग के लिए दे दिया, तो आपने अपना कुछ मटेरियल लगाया, तो उस सिचुएशन में जो मटेरियल आपने लगाया है वो उसकी इनपुट आप लेंगे, और जो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का एक कंसेप्ट आ गया कि आप उसने धागा दिया, धागा आपका नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने कुछ और मटेरियल लिए, वो मटेरियल आपने उसमें लगाए, लगाने के बाद आपने वो चीज़ जो उस ये ऐसे समझा जाएगा कि वो मटेरियल को प्रोसेस करके आपने उसको दे दिया, मटेरियल आपका इनपुट हो गई, उस पर इनपुट टैक्स भी लेंगे, उसकी वैल्यू जो होगी इंक्लूडिंग सर्विसेज, आपने मटेरियल को कन्वर्ट किया इनटू प्रोडक्ट, टू दैट एक्सटेंट जो वैल्यू होगी वो आपकी सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी. जहाँ बिल्कुल नहीं है वो आपकी सर्विसेज होगी. थैंक यू वेरी. और वैसे भी किसी चीज़ को डिटरमिन करना हो
तो के ये गुड्स है या सर्विसेज है या कोई और चीज़ है, तो उसके डोमिनेंट फीचर देखे जाते हैं कि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि चार्ट अकाउंटेंट है, वो अगर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो वो उसने उसके लिए पेपर तो इस्तेमाल हुए हैं। अब पेपर इस्तेमाल है या ऑडिटों से बनी, तो इट डज नॉट मीन कि वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। उसका मेन फंक्शन जो डोमिनियंट ऑब्जेक्ट जो है वो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, जैसे वकील का भी दूसरा का। इवन दो इन द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग दो सर्विसेज उसने गुड्स यूज़ की हैं या गुड्स सप्लाई हो गई हैं, तो वो एज ए सर्विसेज ही रहेंगी, वो उसको हम गुड्स नहीं कह सकते। इसीलिए देखना ये है कि जो उसका डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव या फंक्शन है वो अल्टीमेटली क्या है। उसका फंक्शन ट्रेड, सप्लाई ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग या वो है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। हर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में ज़रूरी है गुड्स भी यूज़ होंगी, तो इट डज नॉट मीन कि वो सप्लायर ऑफ गुड्स बनेगा, वो फिर सर्विसेज रहेगा। तो ऑब्जेक्ट से डिटरमिन करते हैं। बाद दफ़ा कोई चीज़ ऐसे भी होते हैं जो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहले वो डिविजिबल हो सकते हैं, कोई चीज़ें उसमें से सप्लाई भी है और सर्विसेज भी है। तो अगर डिविजिबल है तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी उसमें से पार्ट अलहदा आप इनवाइसिंग कर सकते हैं, जो सर्विसेज है वो अलहदा कर सकते हैं। गुड्स वाली यहाँ चली जाएंगी, सर्विसेज PRA में चली जाएंगी। जो इनडिविजिबल हो, जो उसमें दोनों चीज़ों कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सेल टैक्स, हम इनकम टैक्स में भी आता है ना, सेक्शन 153 है कि गुड्स वाला रेट लगना है, सर्विस वाला लगना है या कॉन्ट्रैक्ट वाला लगना है। तो उसमें भी यही चीज़ें, यही कम्प्लिकेशन फिर आती हैं। तो उससे फिर ये डिटर्मिनेशन होती है कि वैसे सर्विसेज जो है, सर्विसेज का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट डज नॉट मीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या कंपोजिट होगा, इंडिविजिबल होगा, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। या इमूल प्रॉपर्टी का होगा या कैरिज का होगा या कोई और होंगे तो वो उसमें आएंगे। तो इसलिए जहाँ कहीं डिविजिबल है उसको कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स अलहदा हो सकती हैं, सर्विसेज अलहदा हो सकती हैं, तो अपने अपने फील्ड में रहेंगी। जहाँ कंपोजिट है अनडिटर्मिनेबल है तो उस सिचुएशन में फिर डोमिनेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आपका फंक्शन क्या है, आप करते क्या हैं, आपका ट्रेड ऑब्जेक्टिव क्या है, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, क्या है। अगर आप सर्विसेज हैं तो वो सर्विसेज ट्रीट होगी। अगर आप ट्रेडर बायर सेल गुड्स करते हैं, इवन दो सर्विसेज भी हैं, तो वो बाइंग सेलिंग है। थैंक यू मैडम। सर इसमें वो मैं कहना था उसको था कि अगर मैं रजिस्टर्ड आदमी की टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ फिर मैं सिर्फ सर्विसेज की इनवाइस करूँगा। अगर मैं अनरजिस्टर्ड आदमी की टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो फिर क्या मुझे उन गुड्स की वैल्यू का टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, अगर टैक्सेशन जो है वो आप पे है, उस पर उसका तो अलग फील्ड है ना। आप अगर रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं रजिस्टर्ड के माल को प्रोसेस करके दे रहा हूँ और उसे टॉल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ले रहा हूँ। एक अनरजिस्टर्ड बंदे के माल को प्रोसेस करके दे रहा हूँ। मैं ये बताऊँ, पहली बात तो है नहीं, ये पहली बात तो ये है कि टैक्सेशन लेवी जो है वो सप्लायर पे है। सप्लायर वो तो बायर है। सेक्शन 3 में देखें तो टैक्सेशन किस पे, लायबिलिटी टू पे टैक्स किस पे है, सप्लायर पे। तो सप्लायर तो आप हैं, आप सर्विसेज सप्लायर हैं, ये गुड सप्लायर हैं, ठीक है ना। गुड्स किसी का रॉ मटेरियल दे के मैन्युफैक्चर करके आप सप्लाई वापस कर रहे हैं ना, उसने तो चीज़ें दी, तो उसमें चीज़ें सर्विसेज रेंडर तो आपने की ना, सर्विसेज सप्लाई तो आपने की यार। टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा, सर्विसेज का टैक्स मैं दूंगा, दोनों सुनता हूं। क्या उन गुड्स की वैल्यू पे भी मैं टैक्स दूंगा? नहीं, वो आपको कैसे लग सकता है, आपकी तो ओनरशिप ही नहीं। अभी तो डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया है ना। मेरी चीज़ें मैं आपको दे दूँ किराए के लिए तो आप पे टैक्स लग जाएगा, या वैसे दे दूँ इस पर काम करके दें तो अभी तो उन्होंने कहा ओनरशिप इज़ नॉट पार्टेड विद। वो आपकी किसी स्टेज पे भी ओनरशिप गई नहीं है, आपके पोजेशन से आपकी नहीं बन गई चीज़ ना। अभी डिस्कस नहीं किया आपने, को कौन सी मुझे पैसे तो नहीं दिए उन चीज़ों के। तो जब कोई चीज़ें मैं आपको दूं और उसकी कंसीडरेशन आप दें, फिर आपकी ओनरशिप बनेगी, फिर आपके टैक्सेशन आएगी। वो तो मैंने दिए हैं आपको, उस पर एज ए बेलर बेली का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं कि बेलर बेली होता है कि बेलर जो है जिसने चीज़ें दी, बेली जो है उसको दी, जैसे दर्जी बेली है, बेलर जो है कपड़े, हमने कपड़े सिलवाने हैं तो कपड़े उसको दे दिए। अब उसने सिलाई करके उसमें धागा भी लगाया, स्टिचिंग भी की, सब कुछ किया है, बटन भी लगाए हैं। तो बटन लगाए तो वो कमीज़ और कपड़े तो उसके नहीं हो गए ओनरशिप। उस पर तो उसको रजिस्टर है या अनरजिस्टर, उस पर तो स्टिचिंग वाले या जितने लोग हैं वो फिर उस पर टैक्सेशन तो नहीं देगा ना, वो उसकी ओनरशिप ही नहीं। वो तो काम कर रहा है आपके कपड़े सीने का, स्टिचिंग का, बटन लगाने का, उसकी वैल्यू वो अपनी लेगा। सर्विसेज हो या गुड्स कुछ भी उसका कह लें, लेकिन जो हमने कपड़े सप्लाई किए उस पर टैक्सेशन उस पर तो नहीं डल सकती। अनलेस एंड वो कपड़ा अपना दे
उसके जो उधर पड़ा है वो कहे ये कपड़ा मेरे से ले ले भाई, इसकी प्राइस हम उसको दें, फिर उसका कपड़ा है, फिर उसने सिए भी हैं, साथ दिए हैं और फिर दिए हैं, तो फिर उसकी लाइबिलिटी, कपड़े का इनपुट भी उसको इम्पोर्ट किया हुआ है तो मिल जाएगा और बाकी चीज़ों का भी ऑनवर्ड चल जाएगा। ये इस तरह ये वेंडरिंग सर्विसेज को कहते हैं या प्रोसेसिंग सर्विसेज कहते हैं, तो उसकी टैक्सेशन आप पे नहीं हो सकती अनलेस अनटिल कहीं डीमिंग प्रोविजन हो कि ये ट्रीट की जाएगी। डीमिंग हो तो लेजिस्लेट कुछ भी कर सकता है ना, वो जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो भी हो सकते हैं, कोई रीडिफाइन भी कर सकता है, जो नहीं है डेफिनेट वो भी कर सकता है, नॉन हैपनिंग हैपेंड को अदरवाइज भी अज्यूम कर सकता है। जहाँ कहीं लॉ में लिखा हो कि दैट विल बी डीम्ड एज ए परचेज एंड सब बाद में वापस करने को लिखा हो डीम टू बी सप्लाई, तो फिर उसमें वो हो सकती है। अनलेस सेंट्रल कोई डीमिंग प्रोविजन नहीं है, तो अनलेस सेंट्रल जब भी अभी जजमेंट में भी हमने कहा है कि किसी स्टेज पे भी ओनरशिप रिस्पोंडेंट कंपनी ने जिसने अपना रॉ मटीरियल इम्पोर्ट करके सप्लाई की है वेंडरिंग कंपनी को, किसी स्टेज पे भी ओनरशिप अपनी चीज़ उसको नहीं दी, वो तो जस्ट एज ए बेलमेंट के पर्पज़ में दी है कि ये काम करके हमें दे दें, तो उसने उसको ब्लेंड करके दे दी। थैंक यू। स्टील के वाले से जो आपका सवाल था पीयूएस के हवाले से, उस पर मैं सिर्फ चंद अल्फाज में वजाहत कर दूं कि ये जो स्पेशल लॉ है 13 शेड्यूल का और स्टील का, ये मैन्युफैक्चर के हवाले से है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, बिल्कुल एक आम टैक्सेबल सप्लाई के तरह 17% सेल टैक्स के साथ इसको इनपुट आउटपुट करेगा और अकॉर्डिंगली जो भी इसका टैक्स ड्यू बनता है, वो फर्दर टैक्स लगता है, वो कुछ भी है तो वो अकॉर्डिंगली पे करेगा उसके ऊपर। तो इसलिए इसके ऊपर बतौर रिटेलर पीओएस लग सकता है अगर वो टायर 1 के डेफिनेशन में फॉल करता है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज स्टील सेक्टर के हवाले से हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम था, लेक्चर था, मैं इंतहाई मुश्किल मंशर साहब का, तमाम हाजरीन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए सेक्टोरियल एक हम टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।